नमस्कार बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 3 हिमालय की बेटियां कक्षा 7वीं प्रश्नोत्तर भाग 2 लेख से आगे एवं अनुमान और कल्पना वाले प्रश्नों के उत्तर करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने भाग 1 के माध्यम से प्रश्न अभ्यास के उत्तर किए थे, तो वो आपने अब तक लिख भी लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। अच्छा, तो बताओ बच्चों, काका खालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? क्योंकि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। नदियाँ हमारा पालन पोषण करती है बच्चों, क्योंकि हम खाना बनाने के लिए पानी, पशुओं को नहाने के लिए, पिलाने के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, खेतों की सिंचाई के लिए और बिजली तैयार करने के लिए भी पानी की ही आवश्यकता होती है बच्चों। तो इस प्रकार ये हमारा पालन पोषण करती हैं, तभी काका खालेलकर ने इन नदियों को लोक माता कहा है। आइए बच्चों, अब प्रश्नोत्तर का दूसरा भाग पढ़ लेते हैं। लेख से आगे प्रश्न नंबर 1 है, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। बच्चों, गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित कविता की तुलना हम पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कर सकते हैं। उनकी कविता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, इतनी ऊंची इसकी चोटी कि सकल धरती का ताज यही। सकल धरती मतलब पूरी पृथ्वी। पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही। अंबर में है सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन। तो जो यह कविता गोपाल सिंह नेगी द्वारा रचित है, वे पर्वतराज हिमालय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पर्वतराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही रिश्ता है। इसकी चोटियाँ इतनी ऊंची हैं कि यह पूरी धरती का ताज नजर आता है। पर्वत और पहाड़ों से भरी धरती केवल पर्वतों का राजा यही है। आकाश में इसका सिर है, पाताल में चरण है और इसके मन में गंगा का बचपन है। गंगा नदी इसी से निकलती है, इसलिए हिमालय के मन की तुलना गंगा नदी इसी से निकलती है, इसलिए हिमालय के मन की तुलना गंगा नदी के बचपन से की गई है। प्रश्न नंबर 2 है, गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। बच्चों, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है हिमालय। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरे जननी के हिमकिरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। नगपति होता है बच्चों पर्वतराज हिमालय, विशाल मतलब बहुत बड़ा, दिव्य मतलब अलौकिक, पौरुष मतलब पुरुष की शक्ति, जननी मतलब माँ, किरीट होता है मुकुट, भाल होता है माथा। युग युग अजय निबंध मुक्त, युग युग गौरवोन्नत नित्य महान, निस्सीम व्योम में तान रहा, व्योम होता है आसमान। बच्चों, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चीर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। जटिल मतलब कठिन, निदान मतलब हल। उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर दृग्गु नवेश।
दृगु होता है नयन बच्चों। निवेश मतलब झपकना। रे ज्वालाओं से दग्ध, दग्ध मतलब जला हुआ। विकल व्याकुल। है तड़प रहा पद पर स्वदेश, स्वदेश मतलब अपना देश। पद मतलब चरण। सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना की अमीय धारे, अमीय मतलब अमृत धारा। जिस पुष्प भूमि की ओर बही तेरी विगलित करुणा उदार, मेरे नगपति मेरे विशाल। विगलित होता है बच्चों पिघला हुआ या टपकना। करुणा मतलब दया। उपरोक्त कविता की तुलना यदि नागार्जुन द्वारा लिखित निबंध से करें तो हम पाते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता में हिमालय की विशालता का वर्णन किया है। इस कविता में दर्शाया गया है कि हिमालय का भारतवासियों से प्राचीन काल से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। भारत धरती का मुकुट हिमालय पर्वत अपनी जड़ों को पाताल तक ले जाए हुए हैं। उसके धवल शिखर आकाश का चुंबन करते हैं। यहाँ कवि दिनकर ने हिमालय को प्राचीन काल से समाधि में लीन होकर किसी समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करते हुए दर्शाया है। वहीं लेखक नागार्जुन ने अपने निबंध में हिमालय का वर्णन नदियों के पिता के रूप में किया है, जो अपनी बेटियों के लिए परेशान हैं। प्रश्न नंबर 3 है, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? तो बच्चों 1947 के बाद से आज तक नदियां उसी प्रकार हिमालय से बह रही हैं, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं। ग्लेशियर पिघलने से नदियों में पानी कम हो गया है। नदियों का बहाव कम हो गया है। नदियों में सारा साल पानी नहीं रहता है। अब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, मानवीय तथा प्रशासकीय उपेक्षा के कारण नदी के जल की गुणवत्ता में भी भारी कमी आई है। गंगा जल की पवित्रता समाप्त हो चुकी है। अब गंगा जल बहुत जल्दी ही खराब हो जाता है बच्चों। पहले कई वर्षों तक यह जल खराब नहीं होता था, लेकिन अब प्रदूषण के कारण यदि बोतल में रखा हो तो कुछ महीनों बाद ही वह खराब होने लगता है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। देवात्मा मतलब देवों की आत्मा। तो बच्चों मैं ही आपको बता देती हूँ। हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, इसलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। कालिदास संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि थे बच्चों। अब अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। तो बच्चों लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है क्योंकि वह नदियों का उद्गम स्थल है। नदियां वहीं से निकलती हैं, पर हम उन्हें माँ समान ही कहना चाहेंगे क्योंकि वे हमें तथा धरती को जल प्रदान करती हैं। हमारी प्यास बुझाने के साथ साथ खेतों की भी प्यास बुझाती हैं। नदियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, पर वे अपर्याप्त हैं। उनमें दिखावा अधिक और वास्तविकता कम है। वास्तविकता मतलब सच्चाई। अभी तक उनमें गिरने वाले कारखाने के कचरे को रोका नहीं जा सका है। फिर भी नदियों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कई योजनाएं बनाई जाती रही हैं, जो निम्न हैं।
नदियों के जल को प्रदूषण से बचाना, बहाव को सही दिशा देना, अधिक नहरों के निर्माण पर रोक लगाना, जल का कटाव रोकना, नदियों की सफाई की उचित व्यवस्था करना आदि हैं। परंतु आज इस बात की आवश्यकता है कि शीघ्रता से इन योजनाओं को लागू कर दिया जाए। नदियों के सफाई की उचित व्यवस्था की जाए, उनमें कचरा फेंकने पर रोक लगाई जाए, कल कारखानों से निकलने वाले दूषित जल, रसायन तथा शव प्रवाहित करने पर रोक लगाई जाए। अभी कोरोना काल में भी बहुत सारे लोगों ने जो शव थे वो नदी में ही बहा दिए बच्चों, तो इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए। अतः नदियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए जन चेतना जगानी होगी। सरकार को भी कागजों में नहीं, प्रैक्टिकल रूप से काम करने के लिए कड़े उपाय करने होंगे। इस प्रकार के सुझाव आप दे सकते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। तो बच्चों, नदियां हमारे जीवन का आधार हैं। बर्फीले पहाड़ों से अस्तित्व पाकर धरती के धरातल पर बहती हुई नदियां अपना सुधा रस रूपी जल असंख्य प्राणियों को प्रदान करती हैं। सुधा मतलब अमृत। प्राणी मात्र की प्यास बुझाने के अतिरिक्त नदियां भूमि को उपजाऊ बनाती हैं, आवागमन का साधन है। इन पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। हमारे अधिकतर तीर्थ स्थल भी नदियों के किनारे बसे हैं। इसी कारण नदियाँ पूजनीय भी हैं। नदियों से हमें धरती हेतु उपजाऊ पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये वनों को सींचती हैं, वर्षा लाने में सहायक होती हैं। अनगिनत जीव इनसे जीवन पाते हैं। नदियों के किनारे गांवों का बसेरा पाया जाता है। गांवों के लोग अपनी छोटी बड़ी सभी आवश्यकताएं जैसे सिंचाई करने, पानी पीने, कपड़े धोने, नहाने, जानवरों हेतु नदियों का जल ही प्रयोग करते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि नदियां हमारी संस्कृति की पहचान हैं। इन्हें दूषित नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं पर निर्भर है। तो बच्चों, आपने भी इन नदियों के जल को दूषित नहीं करना है और ना ही किसी को करने देना है। तो बच्चों, ये था प्रश्न उत्तर का दूसरा भाग। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। बच्चों, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, देखें और समझें। उसके पश्चात अपने शब्दों में प्रश्नों के उत्तर लिखें और साथ ही साथ याद भी करें। बच्चों, एक छोटी सी गतिविधि मैं आपको दे रही हूँ, ये आपने करनी है। इस मानचित्र को देखकर हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम लिखिए। इस मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखना है और इसमें से उन नदियों के नाम छांटने हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।